हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है, इसका जो हम चैप्टर 6 कर रहे थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर में जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो सारे हमने पार्ट 1 में देखे थे। आज हम पार्ट 2 करेंगे और इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। ये देखिए, सारे नए टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिए। जयप्रकाश नारायण और इनका टोटल रिवोल्यूशन बता दिया है। राम मनोहर लोहिया और सोशलिज्म करा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इनका जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत था वो आपको करा दिया है। और डेमोक्रेटिक अपसर्जिस की जो 3 स्टेज थी भारत में, ठीक है, काल बताए हुए थे, सॉरी, तीनों आपको बता दिए। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो ताकि आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिस्कस करते हैं आपातकाल। तो देखिए, आपातकाल कब लगा, कैसे लगा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना है और भारतीय राजनीति को समझना है, और फिर हमें आपातकाल की तरफ जाना है ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, 1971 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और 1971-72 के बाद भी देश की जो आर्थिक दशा थी उसमें कोई सुधार नहीं आया। आपने देखा था लास्ट चैप्टर में कि 1967 के जो हमारे फोर्थ चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस 9 राज्यों से तो सत्ता से बेदखल हो गई थी, और केंद्र में भी बड़ी मुश्किल से ही सरकार बचा पाई थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। लेकिन 1971 में कांग्रेस ने दोबारा से वापसी करती है और बहुत अच्छी सीटें जीतती है, और इसी चुनाव में इन्होंने नारा लगाया था गरीबी हटाओ का। लेकिन देश की स्थिति जो थी वो सही नहीं हो पाई, आर्थिक दशा जो थी वो खराब थी। ठीक है, इस समय कुछ समस्याएं देश के सामने आई, जैसे कि देखिए, आपको पता है 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था जिसको बांग्लादेश संकट कहते हैं। तो बांग्लादेश संकट के समय देश की अर्थव्यवस्था पे हमारे बेकार प्रभाव पड़े थे। 80 लाख शरणार्थी, करीब माने जाते हैं कि लगभग लगभग 80 लाख लोग, बांग्लादेशी लोग भारत आ गए थे शरणार्थी बन के। उनका भी बोझ था, पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा। इसके बाद अमेरिका जो था उसने हमें हर तरह की मदद करनी बंद कर दी। तो ये कुछ समस्याएं थी। और इसी समय में महंगाई जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, यानी तेल की कीमतें बढ़ गई थी, और तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई। 1973 में 23% दाम जो थे वो बढ़ गए थे। 1974 में 30% से ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए, कितने सारे नेगेटिव पॉइंट है जो आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, यही कारण बनते हैं कहीं ना कहीं बाद में इमरजेंसी का। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन को रोक लेती है, यानी उनकी सैलरी को रोक लेती है। मॉनसून जो था वो असफल रहा, कृषि की पैदावार जो थी उसमें गिरावट आ गई। ठीक है, जनता का विरोध शुरू हो गया। तो ये था देश का माहौल। ऐसे में क्या हुआ, कुछ ऐसे ग्रुप थे जो संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, तो उनको मौका मिल गया। ठीक है, दखल अंदाजी करने का, यानी उनकी सक्रियता बढ़ गई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हटाने के लिए हथियार उठा लिए। इन्हीं को नक्सलवादी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको मार्क्सवादी भी कहा जाता है, लेनिनवादी, माओवादी और नक्सलवादी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, मुझे याद आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ था कि बताइए कि किस राज्य में जो नक्सलवादी हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं। तो ये आंसर आपका पश्चिम बंगाल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नक्सलवादी थे वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। आगे देखिए क्या होता है, गुजरात और बिहार के स्टूडेंट के आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों जगह में कांग्रेस की सरकार थी। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात में स्टूडेंट ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, जनवरी महीने में कहाँ पे करा, गुजरात में। और इसके बाद ये आंदोलन बिहार में भी होता है, तो ये भी याद रखना है। तो 1974 में जनवरी में गुजरात में स्टूडेंट ने आंदोलन करा। आंदोलन का मुद्दा क्या था, इन्होंने कहा था कि खाद्यान्न जो है, और जो तेल वगैरह हो गया या खाने पीने की जो वस्तु हो गई या अन्य वस्तु जो है, उनकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके खिलाफ आंदोलन था, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। तो इन मुद्दों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया। ठीक है, आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी जो थी वो भी शामिल हो गई। राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल गया, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल गया सरकार के खिलाफ आने का, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्टूडेंट जो है वो आंदोलन में उतर गए, जनता भी आंदोलन में उतर गई है। तो ऐसे में जो नेता होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जरूर आते हैं। ठीक है, तो जो नेता थे उन्होंने भी उसमें आना शुरू कर दिया। गुजरात में राष्ट्रपति शासन जो था वो लगा दिया गया। आगे देखिए क्या क्या होता है।
विपक्षी दलों ने दोबारा चुनाव की मांग कर दी कि दोबारा से चुनाव कराए जाए। मोरारजी देसाई ने तो ये भी कह दिया कि अगर चुनाव नहीं कराए गए तो वो भूख हड़ताल कर देंगे। तो दबाव में आके सरकार ने 1975 में चुनाव करवा दिए। अब जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, तो देखते हैं भाई सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, यानी कांग्रेस जो है यहाँ पे हार जाती है। तो ये तो था गुजरात का। अब यही आंदोलन जो है वो पहुंच जाता है बिहार में। देखिए बिहार में भी स्टूडेंट आंदोलन जो है शुरू हो जाता है। तो मार्च महीने में 1974 में बिहार में स्टूडेंट ने आंदोलन कर दिया। मुद्दा वही था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न संकट, यही मुद्दे थे। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जेपी नारायण को आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलावा भेज देते हैं। ठीक है, जेपी नारायण को। जेपी नारायण जो थे वो एक समाजवादी नेता हैं, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेता हैं। इस समय वो सक्रिय राजनीति को छोड़ चुके थे और समाज सेवी बन चुके थे, समाज सेवा में लगे हुए थे। जब उनको स्टूडेंट की तरफ से ये आमंत्रण मिलता है तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ शर्त रख देते हैं। कहते हैं आंदोलन में शामिल होऊंगा लेकिन 2 शर्त है। तो वो 2 शर्त कौन सी थी ये समझिए। पहली शर्त ये थी कि आंदोलन जो होगा वो अहिंसक होगा, यानी उसमें लड़ाई झगड़ा दंगा हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी, यानी पूरे तरीके से आंदोलन जो है वो अहिंसक रहेगा। तो स्टूडेंट जो है वो शर्त को मान लेते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त उनकी ये होती है कि आंदोलन जो होगा वो केवल बिहार तक नहीं बल्कि इसको बड़े लेवल पे पहुंचाएंगे, यानी देश भर में पहुंचाएंगे। तो वो भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों शर्तें मान लेते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र के लोग जो हैं वो आंदोलन में आके जुड़ जाते हैं। जेपी नारायण को केवल स्टूडेंट नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, अन्य वर्ग, सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे जेपी नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर देते हैं। इसी को टोटल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैंने इसका जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें आपको ये टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, जेपी नारायण जो है इन्होंने रेलवे के कर्मचारियों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान कर दिया। अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए अगर रेलवे के कर्मचारी जेपी के साथ आ जाते हैं तो ऐसे में रेलवे रुक जाएगी, कामकाज ठप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कामकाज रुकने का खतरा पैदा हो गया। फिर 1975 में जेपी ने जनता से संसद मार्च का नेतृत्व किया। ठीक है, जनता के साथ। और देश की राजधानी में ये आज तक की सबसे बड़ी रैली थी, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग जो थे वो जेपी के समर्थन में आ चुके थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जेपी नारायण के समर्थन में अन्य विपक्षी पार्टियां भी आ जाती है, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, ओ, ये वही ओ है जो सिंडिकेट वाला ग्रुप है। ठीक है, सिंडिकेट, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, और जनता का समर्थन तो था ही पहले से, यानी ये सभी क्या हो जाते हैं, इनके साथ हो जाते हैं। तो ये आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। इन दलों ने जेपी को इंदिरा के विकल्प के रूप में देखा। इन्हें लगा कि भाई इंदिरा गांधी को, क्योंकि जो विपक्ष था वो तो इंदिरा गांधी को सत्ता से नहीं बेदखल कर पा रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जेपी नारायण में एक उम्मीद देखी कि भाई उन्हें लगा कि अगर जेपी के साथ आ जाते हैं तो जरूर कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इन आंदोलनों को कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ माना गया। ठीक है, कांग्रेस ने ये बोल दिया कि ये जो आंदोलन है वो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है और ध्यान से समझना है कि क्या क्या हालात हो रहे थे और कैसे कैसे जाके आगे इमरजेंसी बनती है। ठीक है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो वो सब कुछ आपको देखना है। आगे देखिए, इसी समय एक और घटना हो जाती है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद का, उसके न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने एक फैसला सुनाया। ठीक है, 12 जून 1975 को। फैसला क्या था, फैसला ये था कि लोकसभा के लिए इंदिरा का अवैधानिक करार, यानी इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है लोकसभा के लिए, उसको गलत करार दे दिया जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि समाजवादी एक नेता थे उस समय में जिनका नाम था राजनारायण। इन्होंने एक याचिका दायर करी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, और याचिका में क्या बात थी, याचिका में ये बात थी कि इंदिरा गांधी जो है उसने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल करा है, जो कि एक तरह से इलीगल होता है। यानी कि कोई भी राजनेता सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका इस्तेमाल अपने चुनाव के प्रचार में नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने ये किया था, तो एक तरह से ये इलीगल था। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इनका जो निर्वाचन है लोकसभा के लिए वो अवैधानिक है। ठीक है, वो गलत है। इस फैसले का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेंगी, यानी उनका जो सांसद बनी है वो तो गलत तरीके से बनी है, तो इसलिए वो सांसद नहीं रहेंगी। और दूसरा, अगर 6 महीने के अंदर दोबारा से वो सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगी। तो ये भी चीजें आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, फिर ऐसे में क्या होता है, मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट के फैसले पर
कहीं ना कहीं रोक लगा देती है, ठीक है, आंशिक रूप से। वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट कि जब तक इस फैसले की अपील पर सुनवाई जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो जाती, तब तक इंदिरा गांधी जो है वो सांसद बनी रहेंगी, यानी वो सांसद रहेंगी, ठीक है। तो अब देखो आगे संकट कैसे बढ़ता जाता है, इसको समझते हैं। जयप्रकाश और अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा से इस्तीफे के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने 25 जून 1975 को दिल्ली का जो रामलीला मैदान है यहाँ पे विशाल प्रदर्शन किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे यहाँ पे इकट्ठा हुए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। फिर ऐसे में जेपी नारायण ने इंदिरा से इस्तीफे की मांग करते हुए सत्याग्रह की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को कि भाई इस्तीफा दे दो, नहीं तो सत्याग्रह होगा। पुलिस और सेना से भी उन्होंने कह दिया कि सरकारी कर्मचारी को भी इन्होंने मतलब बोल दिया कि तुम भी हमारे आंदोलन में शामिल हो जाओ, सरकार के साथ मत रहो। इससे क्या होता, अगर मान लो पुलिस, सेना और रेलवे कर्मचारी वगैरह ये सब अगर मान लो आंदोलन में जुड़ जाते, तो सरकारी कामकाज जो है वो रुक जाता, कहीं ना कहीं ठप हो जाता। अगर ऐसा होता तो सरकार को इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते, ठीक है। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए क्या फैसला लिया कि वो इमरजेंसी लगाएगी, यानी कि सरकार ने ये फैसला लिया कि वो इमरजेंसी लगाएंगी। 25 जून 1975 को सरकार ने जो आर्टिकल 352 है इसको लागू कर दिया, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, देश में इमरजेंसी लग गई। आपातकाल की घोषणा के बाद जो सारी शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। आपातकाल में चाहे तो सरकार मौलिक अधिकारों में भी कटौती कर सकती है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी आपातकाल के दौरान कटौती की जा सकती है। 25 जून 1975 की रात में जो प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय में राष्ट्रपति, उनको आपातकाल लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ने भी तुरंत क्या करा, नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसको घोषणा कर दी कि हाँ भाई इमरजेंसी लगाई जा रही है। आधी रात के बाद जो अखबार होते हैं उनके दफ्तरों की बिजली काट दी गई। सुबह विपक्षी नेता जो भी मतलब जो भी आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून की सुबह मंत्रिमंडल को इस बात की सूचना दी गई। अब देखिए क्या होता है कि जो आपातकाल का फैसला लिया जाता है उसमें क्या होता है, मंत्रिमंडल को भी शामिल किया किया जाता है, यानी जो कैबिनेट होगी उसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस समय में क्या हुआ, कैबिनेट को पता ही नहीं है। 26 जून की सुबह पता लग रहा है उनको कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से कहा और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। जबकि इसमें कैबिनेट का भी रोल होता है, बट कैबिनेट को वहां पे नहीं बताया। तो सुबह पता लगता है कि ऐसे ऐसे हो चुका है। तो उसके बाद देखते हैं आपातकाल लग चुका था तो आपातकाल के क्या परिणाम हुए, क्या इसके परिणाम हुए, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल के परिणाम काफी पूछा जाता है। तो जैसे ही आपातकाल लगा दिया जाता है तो विरोध जो है वो अचानक रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि जो विपक्षी नेता थे जो भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हड़ताल जो थी उस पर रोक लगा दी गई कि अब कोई भी हड़ताल नहीं करेगा, अगर करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। विपक्षी नेता जो थे वो जेल में डाल दिए गए। प्रेस की आज़ादी पे भी रोक लगा दी कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकता। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे जो संगठन थे इनको बैन कर दिया गया। मौलिक अधिकार जो इंसानों को मिले होते हैं वो भी निष्प्रभावी हो गए। निवारक नज़रबंदी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल की गई, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति क्राइम कर नहीं रहा लेकिन उस पर शक है कि वो क्राइम कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर लेना, इस तरीके से ये कर दिया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बंद था, यानी जो कुछ कानून वगैरह होते हैं वो सब बंद, सभी को उठाओ और सीधा जेल में डालो, ठीक है। न्यायालय भी कोई नहीं जा सकता। ये हुए आपातकाल के परिणाम, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। अब देखिए आपातकाल का विरोध कैसे होता है। जो विपक्षी गिरफ्तारी से बच गए वो भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए कहीं ना कहीं। इंडियन एक्सप्रेस और जो स्टेटमेंट जैसी जो पत्रिका या अखबार वगैरह जो थे, इन्होंने प्रेस सेंसरशिप का विरोध करा। जो प्रेस पे यानी जो मीडिया पे जो बैन लगाया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन थी वो बंद हो गई, उन्होंने छपाई बंद कर दी उस समय में। लेखक थे शिवराम कारंत और फणीश्वर रेणु। इन लेखकों ने क्या करा, इमरजेंसी का विरोध करा, ठीक है। इन्होंने विरोध करते हुए इसको लोकतंत्र का दमन बताया और अपनी जो पदवी थी, जो इनको मतलब जो अवार्ड मिले हुए थे, इन्होंने अपने अवार्ड जो थे वो लौटा दिए। इलाहाबाद की जो उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था इंदिरा के खिलाफ, तो उसके लिए भी इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में संशोधन क्या किया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। ये सारे कारनामे जो थे वो आपातकाल के दौरान हो रहे थे। आगे देखो, इसी अवधि में 42वां संशोधन हुआ संविधान में, इन्होंने बड़े लेवल पे संशोधन कर दिया। और
ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्योंकि बड़े लेवल पे संशोधन हुआ था, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, संविधान के बहुत सारे हिस्सों में बदलाव कर दिया। संशोधन लगभग 59 प्रावधान थे जो कि विवाद वाले संशोधन थे, जिसपे विवाद है। विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर इन्होंने 6 साल का कर दिया। तो ये कुछ इन्होंने इमरजेंसी के दौरान कर दिया था। ठीक है, आगे देखो आपातकाल को लेकर क्या विवाद होते हैं। आपातकाल को लेकर आज भी क्वेश्चन उठता है, आज भी जो विपक्षी दल है या दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस पे हमलावर रहती है, हमलावर इस तरीके से रहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि क्या आपातकाल जरूरी था? क्योंकि अगर मान लो देश में आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने की अनुमति होती है, तो क्या आंदोलन अगर कोई सरकार के खिलाफ कर रहा है तो ऐसे में क्या इमरजेंसी लगा देनी चाहिए? ये आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, सरकार के पास और भी तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो सेना का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर इस्तीफे का दबाव बन रहा था तो वो इस्तीफा भी दे सकती थी, ये भी हो सकता था एक तरीका। तो इन तरीकों को ना अपनाते हुए डायरेक्ट इमरजेंसी लगा देना, आपातकाल लगा देना, क्या ये सही था? इसको लेकर विवाद रहता है हमेशा, और कांग्रेस हमेशा कटघरे में रहती है इस मुद्दे को लेकर। आगे देखते हैं, सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया, अंदरूनी गड़बड़ी। ठीक है, अंदरूनी गड़बड़ी बताकर इमरजेंसी लगा दी। क्या ये आपातकाल लगाने का पर्याप्त कारण था? क्या मतलब इतने से कारण के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है? सरकार का मानना था कि बार बार का जो विरोध प्रदर्शन है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष सरकार पे निशाना साधने के लिए जो गैर संसदीय तरीका होता है उसका सहारा ले रहे हैं। ठीक है, जिससे कि सरकार में कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा होती है और सरकार का ध्यान जो है वो विकास के कामों पे नहीं जाता, बल्कि उसका ध्यान भंग होता है। शुरू में सीपीआई जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन बाद में सीपीआई को भी ये महसूस हो गया था कि इमरजेंसी जो लगी थी वो गलत थी। ठीक है, इमरजेंसी को लगाना गलत था और हर कोई इसका विरोध करता है। इसके बाद है शाह जांच आयोग। बाद में क्या होता है, दूसरी सरकार आती है तो जनता पार्टी की सरकार, तो सरकार ने क्या करा, शाह जांच आयोग बिठाया। आपातकाल के दौरान जो भी मतलब ज्यादती हुई थी, जो भी गड़बड़ हुई थी, जो गलत हुआ था, उसके लिए इन्होंने क्या करा, ये आयोग बिठाया था। जेसी शाह जो थे, जज थे ये। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में शाह जांच आयोग का गठन किया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम था कि 25 जून 1975 का जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि क्या क्या उसमें गलत हुआ था, और आपातकाल के दौरान जो अति हुई, जो कदाचार हुआ, जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। आयोग ने विभिन्न साक्ष्य और जो भी सबूत थे उसकी जांच की, हजारों गवाहों के बयान दर्ज करें, और इंदिरा गांधी का बयान लिया। ठीक है, इंदिरा गांधी का बयान लिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने बयान लेने का इन्होंने प्रयास किया, पर इंदिरा गांधी ने कोई बयान दिया नहीं था। ठीक है, वो चुप रही थी, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो चुप थी। तो ये सब हुआ था। अब बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार ये भी आ जाता है, 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि बताइए इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत हुआ था। तो देखिए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, वो क्लियर दिखाई देता है कि सत्ता का कांग्रेस ने बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया था। ज्यादतियां हुई थी लोगों के साथ, विपक्ष के जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, जबरन नसबंदी करा दी गई लोगों की, झुग्गी जो थी उसको उजाड़ दिया गया, 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इमरजेंसी के दौरान। अखबार, जो हमारे यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी उस समय में छीन ली गई थी। ठीक है, संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने क्या करा, सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी की, जबकि ये कोई नेता नहीं थे उस समय में, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारियों के उसमें जो मतलब ये कोई, इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर के बेटे होने के नाम से इन्होंने क्या करा, सरकार के जो काम होते हैं उसमें दखल अंदाजी करी, जो कि सही बात नहीं थी। तो ये सब इमरजेंसी के दौरान गलत गलत हुआ था। अब एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है कि जो इमरजेंसी लगाई गई आपातकाल, उसके क्या सबक मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत पूछा जाता है पेपर में, याद रखें। तो सबसे पहला सबक तो ये मिलता है कि भारत में इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, लेकिन फिर भी लोकतंत्र भारत में बना रहा। इससे ये पता लगता है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है। दूसरा क्या है कि आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता, जैसे उन्होंने बताया कि अंदरूनी गड़बड़ी, ये कोई मुद्दा नहीं होता इमरजेंसी लगाने का जो उस समय में लगा दिया गया, तो अब अंदरूनी गड़बड़ी बता के इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, जब कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, या फिर आपातकाल की घोषणा की सलाह जो होती है वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति से कहा, यानी प्रेसिडेंट से कहा, और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी।
कैबिनेट यानी मंत्री परिषद को तो पता ही नहीं था। मंत्री परिषद को नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह पता लगता है कि देश में इमरजेंसी लग चुकी है। तो ये अब नहीं चलेगा, यानी अगर अब इमरजेंसी लगानी है तो मंत्री परिषद का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। नागरिक जो थे वो अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए, क्योंकि जब तक हमारे अधिकार छीने नहीं जाते ना तब तक हम जागरूक नहीं होते, लेकिन यहाँ पे लोगों के अधिकार छीन लिए गए तो लोग अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुए। बाद में बहुत सारे संगठन भी बन गए थे। तो ये सब हुआ। आपातकाल के बाद की राजनीति को समझते हैं। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई। आपातकाल का असर जो था वो 1977 के चुनाव के परिणाम में क्लियर दिख गया। कांग्रेस जो थी वो हार गई थी, क्योंकि कांग्रेस के जो बुरे कर्म थे उसका नतीजा यहाँ पे देखने को मिल गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। ठीक है, क्या होता है कि विपक्ष जो है जब चुनाव प्रचार करता है तो वो इमरजेंसी में जो जो ज्यादतियां हुई थी वो उनको याद दिलाते थे लोगों को कि ऐसा ऐसा गलत किया गया था इमरजेंसी लगा के सरकार ने। तो लोगों के मन में भी सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और दूसरा क्या था कि सारी विपक्ष की पार्टी एक ही छतरी के नीचे आ गई थी। यानी कि जो 18 महीने का लोक ये जो आपातकाल था, इसमें जो विपक्षी गिरफ्तार थे, बाद में क्या होता है उनको छोड़ दिया जाता है। अब सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। यानी कि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ सारी पार्टियां। कांग्रेस के खिलाफ माहौल था देश में, क्योंकि जनता और सभी उनके खिलाफ थे। तो कांग्रेस के खिलाफ जो भी वोट गिरना था वो सारा का सारा विपक्ष में ही गिरना था, और सारे विपक्षी एक साथ थे तो वोट बटने भी नहीं थे। तो वही हुआ, यानी कि जो दूसरी पार्टी थी जनता पार्टी वो जीत जाती है। ठीक है, देखिए लोकसभा के चुनाव 1977 जनवरी में 1977 में चुनाव कराने का फैसला हुआ। सभी नेताओं को जेल से रिहा किया गया। मार्च में चुनाव हुए। विपक्ष को तैयारी करने का समय बहुत कम मिला। ठीक है, चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी एक साथ मिल गई और जनता पार्टी बना ली, और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व सौंपा। कांग्रेस के कुछ नेता जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, कांग्रेस के भी नेता इमरजेंसी के खिलाफ थे। ठीक है, ये नहीं कि पूरी कांग्रेस में ही सब कुछ ऐसा था। वो उन्होंने भी क्या करा, जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि वो इसके खिलाफ थे। जगजीवन राम जो थे इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में ये भी जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने चुनाव प्रचार में आपातकाल के दौरान जो लोगों के साथ गलत हुआ था उसी को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया। जनमत जो था वो कांग्रेस के खिलाफ था, क्योंकि सभी ने देख लिया था कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत हुआ था। गैर कांग्रेसी वोट अब एक ही जगह पड़ने थे, और कांग्रेस के लिए ये बुरा वक्त था बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस को बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन मिला था। 1977 के चुनाव परिणाम देखो कैसे आते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस जो थी वो केंद्र से, यानी वो केंद्र से बेदखल हो गई। ठीक है, उसकी सरकार ही खत्म हो जाती है। लोकसभा में 154 सीटें मिलती है और वोट 35% से भी कम। जनता पार्टी और उसके साथ में जो अदर पार्टियां थी उनको 330 सीटें मिलती है। अगर अकेले जनता पार्टी को देखें तो 295, यानी अकेले जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया, इतना ज्यादा। ठीक है, उत्तर भारत में कांग्रेस का बुरा हाल। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिली, यानी कि कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा था, जो कि रिजल्ट में दिख गया। ठीक है, पहली बार ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी भी हार जाती है। देखो इंदिरा गांधी जो थी वो रायबरेली से चुनाव हार गई। संजय गांधी अमेठी से हार गए। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस में कुछ कांग्रेस कुछ जगह पे, मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात, उड़ीसा में कुछ सीटें जीत जाती हैं, कुछ यानी कि काफी कम। उत्तर भारत का मध्य वर्ग जो था वो कांग्रेस से दूर हो गया। आपातकाल के जो हिंसा हुआ था उसी का नतीजा था 1977 का चुनाव का परिणाम। जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के बाद 1952 के पहले चुनाव हुए थे तब से लेकर, या फिर आप ऐसा समझ लो 1947 से लेकर 1975 तक जितनी भी सरकारें आई वो सारी की सारी क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, केंद्र में। लेकिन पहली बार 1977 में क्या होता है, कोई ऐसी सरकार आती है जो कि कांग्रेस की नहीं थी, यानी गैर कांग्रेसी थी। अब क्या होता है जनता पार्टी में, थोड़ा ये समझिए, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। 1977 का चुनाव जनता पार्टी की जीती, यानी 1977 का चुनाव जनता पार्टी जीत गई, पर उसमें तालमेल नहीं था बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई थी। ठीक है, आपस में ही लड़ने लगे ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। सबसे पहले मोरारजी देसाई थे, फिर चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। इनके बीच में क्या हो गया, तालमेल नहीं दिखा। तीनों ही चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बनना। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, लेकिन पार्टी में खींचतान जो थी वो चलती रहती है। पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास कोई दिशा, कोई नेतृत्व, कोई कार्यक्रम नहीं है। जनता पार्टी कुछ समय के बाद टूट जाती है, बिखर जाती है। मोरारजी देसाई की सरकार जो थी वो 18 महीने में गिर गई। अब ऐसे में क्या होता है, जब मोरारजी की सरकार गिर जाती है तो कांग्रेस के पास कुछ सीटें तो थी, तो कांग्रेस क्या करती है, अपना समर्थन दे देती है
चौधरी चरण सिंह को, जो कि एक किसान थे। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नेक्स्ट मोरारजी देसाई के बाद। लेकिन बाद में कांग्रेस क्या करती है, इनके साथ भी खेल कर देती है। प्राइम मिनिस्टर बनवा के 4 महीने के बाद उनसे क्या करती है, समर्थन खींच लेती है। तो इनकी सरकार मात्र 4 महीने चल पाती है। ठीक है, आगे देखो। 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव हुए, यानी बीच में मध्य में ही चुनाव कराने पड़ जाते हैं, सरकारें गिर रही थी। तो ऐसे में क्या होता है, जनता पार्टी इस बार बुरी तरीके से हार जाती है और कांग्रेस वापसी कर लेती है 353 सीटों के साथ, यानी बहुत जबरदस्त सीटें लेकर आती है। इससे एक बात साबित हो जाती है। बात यह है कि मतदाता ने एक सबक सिखाया कि जिस सरकार के अंदर कलह हो या मतदाता उसे भारी दंड देते हैं। यानी कि इससे एक बात साबित हो गई कि अगर पार्टी के अंदर खींचतान रहेगी, कोई दिशा निर्देश नहीं होगा सही तरीके से, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो सरकार नहीं चला सकते। तो वो बात यहाँ पे दिख जाती है। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा हमारी राजनीति पे आ जाता है। बिहार में ओबीसी आरक्षण पर शोर मच जाता है। इसके बाद जनता पार्टी क्या करती है, मंडल आयोग बना देती है। मंडल आयोग से याद आया मुझे, मंडल आयोग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मंडल आयोग में आपसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मंडल आयोग जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिसको शॉर्ट में बीपी मंडल भी लिखा मिलेगा आपको, ये इसके अध्यक्ष थे। काम क्या था इनका, आयोग का काम ये था कि पिछड़ी जाति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनको आरक्षण कैसे देना, ये सब जानकारी देना। ठीक है, ये इसका काम था। तो यहाँ पे हमारा इमरजेंसी वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक जोड़ते हुए चला हूँ। डायरेक्ट आपको इमरजेंसी नहीं बताई, बैकग्राउंड बताया कि क्यों क्यों कैसे कैसे माहौल बदला था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।